और मेरे स्टूडेंट्स कैसे हो आप? वेलकम टू दिस सेशन ऑफ इंग्लिश ग्रामर. आई एम वेरी एक्साइटेड टू डिस्कस मोर अबाउट आर्टिकल. आर्टिकल के बारे में कल भी डिस्कशन हुआ था और आज भी इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं. बट देयर इज़ एन इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट फॉर ऑल ऑफ यू. इस पे ध्यान दीजिएगा. ग्रामर का जब मेरा सेशन चलेगा तो लास्ट के 5 या 7 मिनट में कुछ अच्छी बातें हम लोग करेंगे. अच्छी बातें कुछ भी हो सकती हैं. किसी दिन कोई मोटिवेशनल टॉक हो सकता है, किसी दिन कुछ वर्ड के मीनिंग हो सकते हैं, वैसे वर्ड जो पेपर में हिंदू के एडिटोरियल में आते हैं उसका डिस्कशन हो सकता है. तो इसीलिए आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू सी द वीडियो फुल्ली. पूरी तरह से वीडियो को देखेंगे तब आपको फ़ायदा मिलेगा. लास्ट के जो 5-7 मिनट होंगे दे आर गोइंग टू बी वेरी वेरी यूजफुल फॉर ऑल ऑफ अस. तो इस छोटे से अनाउंसमेंट के बाद अब हम डिस्कशन शुरू करते हैं आर्टिकल पर. आर्टिकल के बारे में कल हम लोगों ने जो डिस्कस किया था उसमें बताया गया था कि आर्टिकल क्या है, इसके फंक्शन क्या है, इनडेफिनिट आर्टिकल क्या होता है और डेफिनिट आर्टिकल क्या होता है, इसके बारे में भी डिटेल में डिस्कशन किया गया था. फिर हम लोगों ने यूजेस ऑफ ए एंड एन ये करना शुरू किया था. उसका एक यूज हम लोगों ने किया भी था कि ए और एन को हम लोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए यूज करते हैं. सिंगुलर काउंटेबल नाउन या प्लूरल काउंटेबल नाउन क्या है या अनकाउंटेबल नाउन क्या है, इसको भी कल मैंने डिटेल में बताया था आप लोगों को. अगर उसमें जरा सा भी डाउट होगा तो यू मे रेफर टू माय लास्ट वीडियो. आर्टिकल पर जो पहला पार्ट है उसमें ये डिटेल में बताया गया है. अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है कि अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए ए और एन दोनों यूज किया जाता है, तो दोनों अलग अलग आर्टिकल्स की जरूरत क्यों पड़ी? या तो सिर्फ ए से काम चला लिया जाता या सिर्फ एन से काम चला लिया जाता, लेकिन इन दोनों की अलग अलग जरूरत क्यों पड़ी? ये दिस इज ए वैलिड पॉइंट ऑफ डिस्कशन. ये डिस्कशन का एक अच्छा मुद्दा है जिसको कि हम लोग यहाँ पे अभी डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बता दूं कि आपके दिमाग में आएगा कि सर आपने आर्टिकल को डिफाइन किया कि आर्टिकल इज ए वर्ड, तो ए तो मुझे लेटर दिखता है, ये वर्ड कैसे हो गया? तो मैं आपको बताता हूं कि अल्फ़ाबेट के 2 लेटर्स ऐसे हैं. यू नो अल्फ़ाबेट इज ए कलेक्शन ऑफ 26 लेटर्स ऑफ इंग्लिश. उसी को हम लोग कहते हैं अल्फ़ाबेट. तो अल्फ़ाबेट में ए और आई 2 लेटर ऐसे हैं जो लेटर भी हैं और अपने आप में ये वर्ड भी हैं. क्लियर? तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि ए और एन के बीच में क्या डिफरेंस है, कहाँ पर ए यूज करते हैं और कहाँ पे हम लोग एन यूज करते हैं. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस डिफरेंस बिटवीन ए एंड एन. डिफरेंस बिटवीन ए एंड एन. इसमें 2 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसमें से पहला कॉन्सेप्ट ज़्यादातर लोगों को क्लियर होता है. इसमें ज़्यादा डाउट नहीं होता. पहला कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी कोई वर्ड कॉन्सोनेंट से शुरू होता है तो उसके पहले हम लोग ए लगाते हैं, और कोई वर्ड अगर वॉवल से शुरू होता है तो उसके पहले हम लोग एन लगाते हैं. हम साथ में हम ये भी जानते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 लेटर अल्फ़ाबेट में ऐसे हैं जिनको हम लोग कहते हैं वॉवेल्स. और ये भी जानते हैं कि देयर आर 26 लेटर्स इन अल्फ़ाबेट. तो 26 में से 5 गया तो रिमेनिंग जो भी वर्ड्स हैं, जो भी लेटर्स हैं, वो क्या हैं? वो कॉन्सोनेंट्स हैं. नाउ वी कम टू कॉन्सेप्ट 1. इसमें कहता है कि जो भी वर्ड कॉन्सोनेंट से शुरू होंगे, सपोज बॉय एक वर्ड है
कॉन्सोनेंट से शुरू होता है, इसके पहले अगर आर्टिकल यूज़ करना है तो हम लोग यहाँ पर ए यूज़ करेंगे। यहाँ पर अगर आप एन यूज़ कर देंगे तो गलत हो जाएगा। उसी तरह से जैसे कॉलेज है, कॉलेज कॉन्सोनेंट से शुरू होता है, सी से शुरू होता है, इसीलिए इसके पहले भी ए लगेगा। लाइकवाइज जैसे डेस्क है, डेस्क भी डी कॉन्सोनेंट से शुरू होता है, इसके पहले भी हम लोग ए यूज़ करेंगे। तो ये वाला चीज़ आपको समझ में आ गया होगा और ये आप अच्छी तरीके से जानते भी होंगे। नाउ वी कम टू दिस साइड। अगर कोई वर्ड शुरू होता है वॉवेल से तो उसके पहले हम लोग ए नहीं लगाते बल्कि एन लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अम्ब्रेला, यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करेंगे? एन। क्यों? क्योंकि ये कॉन्सोनेंट से शुरू हुआ है। लाइकवाइज ऑक्स कोई वर्ड है अगर ओ से शुरू हो रहा है तो इसके पहले भी लगेगा एन। और एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिख सकते हैं एन ऑर्चर्ड। बागीचा के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं ऑर्चर्ड, तो यहाँ पे ओ से शुरू हो रहा है तो इसके पहले भी लगेगा एन। इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो ये था कॉन्सेप्ट 1। बट कभी कभी ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है ये फेल कर जाता है और उस समय हम लोग डाउट में आ जाते हैं कि व्हाट टू डू। एरर्स भी उसी पर बेस्ड आते हैं जिसको अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। कॉन्सेप्ट नंबर 2, इसके लिए पहले कुछ एग्जाम्पल्स लिख लें तो एक्सप्लेनेशन आसान होगा मेरे लिए। कुछ वर्ड्स अभी लिख रहा हूं मैं। यूनियन, यूनिवर्सिटी, यूनिक अपॉर्चुनिटी, वन मैन शो, वन आइड पर्सन, वन आइड पर्सन, ये वर्ड्स आपके सामने लिखे गए हैं। अब डिसाइड करना है कि इसके पहले क्या लगेगा। इसके पहले ए लगना चाहिए या यू लगना चाहिए। गोइंग बाय द कॉन्सेप्ट नंबर 1, अगर कॉन्सेप्ट नंबर 1 को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो यूनियन के पहले लगना चाहिए एन। क्यों? क्योंकि यूनियन जो वर्ड है ये एक वॉवेल से बना है, यू से बना है। लेकिन अगर यहाँ पे एन लिखा हुआ है तो ये गलत है, यहाँ पे सही होगा ए। उसी तरह से यूनिवर्सिटी के पहले भी ए लगेगा, अगर हम एन लगाते हैं तो गलत है। यूनिक के पहले भी ए सही है, वन के पहले भी ए सही है, ए वन मैन शो, और फिर यहाँ पर भी वन के पहले ए सही है। कायदे से इनके साथ लगना चाहिए था एन, लेकिन अगर एन लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, और अगर ए पुट करते हैं एज एन आर्टिकल तब ये सही है। तो यहाँ पर हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 1 फेल हो जाता है। क्यों होता है इसको अभी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अभी जो दूसरा कॉलम है उसमें भी कुछ एग्जाम्पल्स आपको समझाने के लिए लिखता हूँ यहाँ पे। आवर, ऑनेस्ट मैन, एक्सरे, ऑनरेरियम, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो यहाँ पे लिख रहा हूँ। फिर FIR, MLA, LLB, ये वर्ड्स यहाँ पे लिखे हैं। अब हम लोग को देखना है कि इसमें आर्टिकल के रूप में ए लगेगा या एन लगेगा। अगर हम पहले वाले वर्ड की बात करें, ये एच से शुरू हो रहा है और कॉन्सेप्ट 1 के हिसाब से यहाँ पे क्या लगना चाहिए? यहाँ पे लगना चाहिए ए।
लेकिन इफ़ यू पुट ए ओवर हियर ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे लगेगा एन। एक बार देखने में तो लगता है कि आवर के साथ ए सही है, बट अगर आप आवर के साथ ए लगाइएगा तो वो गलत होगा, यहाँ पे एन सही होगा। उसी तरह से ऑनेस्ट के साथ ए अगर लगाएंगे तो गलत होगा, इसके साथ भी हमको यूज़ करना पड़ेगा एन। एक्सरे के साथ कायदे से ए लगना चाहिए था, लेकिन ये गलत होगा, यहाँ पर भी लगाना होगा एन। उसी तरह से ऑनोरेरियम के पहले एन, एफआईआर के पहले भी एन, एमएलए के पहले भी एन और एलएलबी के पहले भी एन। जबकि जितने भी वर्ड्स हैं यहाँ पे एग्जाम्पल में वो सब कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहे हैं, लेकिन फिर भी इसमें वो वाला रूल नहीं लग रहा। यहाँ पे अगर हम ए लगाएंगे तो गलत होगा, सब के साथ एन ही सही है। अब जब इस तरह का डेविएशन देखने को मिला कि जहाँ पे कायदे से ए लगना चाहिए था वहाँ पे एन लग गया, और जहाँ पे कायदे से एन लगना चाहिए था वहाँ पर ए लग गया, तब फिर दिस डेविएशन फ्रॉम द रूल नीड्स एक्सप्लेनेशन। तब इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत पड़ेगी। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वर्ड के प्रोनाउंसिएशन का सहारा लेते हैं, और साथ ही साथ हिंदी के स्वर वर्णमाला की भी सहायता यहाँ पे लेनी पड़ेगी। हिंदी का स्वर वर्णमाला क्या है ये यहाँ पे लिखते हैं, उम्मीद है आपको भी याद होगा। स्वर वर्णमाला क्या है ये? आ, ई, ऊ, ओ, यहाँ पे ए होगा, ए, ओ, अंग और आ। ये हिंदी का स्वर वर्णमाला है, जिसकी मदद से हम लोग डिसाइड करेंगे कि किस वर्ड के पहले ए लगेगा और किस वर्ड के पहले एन लगेगा। क्लियर? अब देखते हैं यहाँ पे जो वर्ड है यूनियन, यूनियन को अगर हिंदी में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? यूनियन। यूनिवर्सिटी कैसे लिखी जाएगी? यूनिवर्सिटी ऐसे लिखी जाएगी। फिर एक किसके पहले है? यहाँ पे यूनिक के पहले है। यूनिक हम लोग कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे। वन ऐसे लिखेंगे और फिर वन ऐसे लिखेंगे। अब देखते हैं कि जो हिंदी में मैंने लिखा उसको कंपेयर करते हैं कि हिंदी के स्वर वर्णमाला में ये अक्षर मिलते हैं या नहीं हैं। यू आपको कहीं भी नहीं दिखेगा, इसीलिए चूंकि ये हिंदी के स्वर वर्णमाला में नहीं है, इसीलिए इसके पहले ए लगेगा। यूनिवर्सिटी का यू भी हिंदी के स्वर वर्णमाला में नहीं है, इसीलिए ए लगेगा। यूनिक में भी ए लगेगा, वन में भी ए लगेगा और ए में भी और वन में भी ए लगेगा। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट। जो भी इंग्लिश के शब्द अगर प्रोनाउंस करते हैं और उसका पहला अक्षर स्वर वर्णमाला होता है, उस केस में एन लगता है, और अगर ये स्वर वर्णमाला नहीं है तब यहाँ पर हम लोग ए यूज़ करते हैं। नाउ कमिंग टू दिस साइड, यहाँ पे हम लोग देखते हैं आवर हम लोग कैसे लिखेंगे? आवर। ऑनेस्ट कैसे लिखेंगे? ऑनेस्ट। एक्सरे कैसे लिखेंगे? ऐसे, एक्सरे। ऑनोरेरियम, ऑनोरेरियम हम लोग ऐसे लिखेंगे। फिर एफ आई आर, एफ आई आर ऐसे लिखा जाएगा। एम एल ए हम लोग ऐसे लिखेंगे। यहाँ पे एक और एग्जांपल हम लोग दे सकते हैं, एम एल ए के साथ एम पी का भी एग्जांपल यहाँ पे फिट होगा।
और फिर LLB इस तरह से लिखा जाएगा। एक बार आप देख लीजिए, आवर को आवर लिखा गया, ऑनेस्ट को ऑनेस्ट, एक्सरे ऐसे, ऑनरेरियम ऐसे लिखा जाएगा, FIR will be written like this, MLA is written like this and LLB is written like this। अब हम लोग देखते हैं कि पहला अक्षर क्या है, आ, और आ का क्या है, ये स्वर वर्णमाला में आता है, और चूंकि स्वर वर्णमाला में आता है इसीलिए इसके पहले हम लोग एन अगर लगाएंगे तो बिल्कुल सही होगा, एन आवर। लाइकवाइज ऑनेस्ट, यहाँ पर भी एन लगाना सही है। एक्सरे ए भी है वहाँ पे, यहाँ पर भी हम लोग एन लगाएंगे। ऑनेस्ट, ऑनरेरियम एक वर्ड है, इसको अभी डिस्कस भी करूँगा कि ऑनरेरियम का मीनिंग क्या होता है। ऑनरेरियम के पहले एन, FIR में यहाँ पर ए से शुरू हुआ है, ए भी स्वर वर्णमाला में है इसीलिए यहाँ पे FIR के पहले एन लगेगा। MLA यहाँ पर भी ए से शुरू है इसीलिए एन यहाँ सही होगा। साथ ही साथ LLB यहाँ पर भी हम लोग एन लगाएंगे। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट जहाँ पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि किस वर्ड के पहले ए लगना चाहिए और किस वर्ड के पहले एन लगना चाहिए। इसको मैंने अच्छे तरीके से आपके लिए एक्सप्लेन किया और उम्मीद है कि कोई डाउट नहीं होगा। अगर फिर भी इतना एक्सप्लेन करने के बाद भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को डाउट हो तो आप कमेंट में लिख के मेरे से पूछ सकते हैं, वहाँ पर भी मैं आपको फिर से कन्विंस करने की कोशिश करूँगा, समझाने की कोशिश करूँगा। क्लियर? अब देखते हैं यहाँ पे एक वर्ड था ऑनरेरियम, इसका मीनिंग क्या होता है। एक इससे मिलता जुलता वर्ड है ऑनररी सेक्रेटरी, ये आप लोग सुनते होंगे। ऑनररी सेक्रेटरी, कोई भी एनजीओ होता है, कोई भी अगर यूनियन होती है तो उसमें एक सेक्रेटरी होते हैं और कहीं कहीं पे ये ऑनररी सेक्रेटरी होते हैं। अगर इसका मीनिंग पता नहीं होगा और कोई पूछेगा कि बताओ तो ऑनररी सेक्रेटरी का मीनिंग क्या होता है, तो हम लोगों का आंसर क्या होगा? हम लोगों को लगेगा कि ये ऑनर से बना हुआ वर्ड है तो बोलेंगे हम लोग कि सम्मानित सचिव या माननीय सचिव, बट मेरा आंसर गलत हो जाएगा। यहां पर ऑनररी मीन्स होता है अवैतनिक। अवैतनिक, आपके मन में आएगा कि सर ये क्या वर्ड है, इसको भी जरा एक्सप्लेन कर दीजिए। तो इसके बारे में बताता हूं कि वैसे सेक्रेटरी जिनको मंथली बेसिस पे वेतन नहीं मिलता उनको हम कहते हैं कि ये ऑनररी सेक्रेटरी हैं। गॉट इट? समझ में आ गया? हिंदी में वेतन सैलरी के लिए वर्ड यूज किया जाता है वेतन, और जिसको वेतन नहीं मिलता उसको हम लोग कह सकते हैं अवैतनिक। क्लियर? तब आपका फिर ऑब्जेक्शन होगा कि तो ऐसा सेक्रेटरी बनने से क्या फायदा कि जब वेतन ही नहीं मिलेगा, कौन बनेगा ऐसा सेक्रेटरी? बट दैट इज नॉट ट्रू। इन लोगों को एक महीने महीने वेतन नहीं मिलता, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन द इनकम ऑफ द सोसाइटी और द एनजीओ और द यूनियन, जैसा इनकम होता है, कभी कभी ज़्यादा पैसा आ गया, फंड मिल गया तो 5-6 महीने का मिला के एक बार ही इनको पैसा दे दिया जाता है। तो जो लमसम पेमेंट ऐसे सेक्रेटरी को मिलता है उसको हम लोग कहते हैं ऑनोरेरियम। मीन्स ऑनोरेरियम is the amount paid to a person who is honorary। वैसा व्यक्ति जो ऑनररी पोस्ट पर काम करता है और उसको 4 महीने 5 महीने के बाद जब भी कभी वेतन मिल जाए, पैसा मिल जाए, तो वो अमाउंट ऑनरेरियम कहलाता है। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस वर्ड ऑनरेरियम, और उसी से मिलता जुलता वर्ड यहाँ पे था ऑनररी, ऑनररी सेक्रेटरी। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया कि ए और एन के बीच में क्या डिफरेंस है। क्लियर? नाउ इस पर एरर कैसे आ सकता है ये हम लोग डिस्कस करते हैं। एक 2-3 एग्जांपल्स आपके लिए यहां पे लिखेंगे एंड यू विल बी एबल टू डू दैट।
क्वेश्चन नंबर 1, unfortunately my wife missed unique opportunity यहीं तक इस सेंटेंस को रखते हैं. इट शुड नॉट बी कॉम्प्लिकेटेड फर्दर. अनफॉर्चुनेटली माई वाइफ मिस्ड यूनिक अपॉर्चुनिटी. दुर्भाग्यवश मेरी पत्नी ने एक बहुमूल्य या एक यूनिक का मतलब अनूठा, एक अनूठा अवसर खो दिया. अब यहाँ पर एग्जाम में अगर एरर पूछने के लिए देगा तो यहाँ पे दे देगा एंड. अगर ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा कि यूनिक के पहले ए लगेगा या एन लगेगा, तब आप इस एरर को कभी नहीं कर पाएंगे. क्यों? क्योंकि आपको लगेगा कि यूनिक वॉवेल से शुरू हुआ है तो उसके पहले एन सही है, बट यहाँ पे एन का प्लेसमेंट गलत है. इन प्लेस ऑफ एन इट शुड बी ए. क्लियर? इस तरह का एरर एग्जाम में पूछा जा सकता है. एक और एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं. The mechanic said that he would take an hour to repair my car. ये सेंटेंस है, अगर किसी एग्जाम में एरर डिटेक्शन के लिए आता है तो मैकेनिक ने क्या कहा कि उसे मेरी कार को बनाने में 1 घंटा का वक्त लगेगा. अब यहाँ पर आवर है. अगर ये रूल हमको पता नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लगेगा कि ए सही है, बट वास्तव में इसको कैसे लिखा जाता है, आवर. पहले भी लिख के दिखाया है आपको. तो यहाँ पे ए का यूज गलत है, यहाँ पे होना चाहिए एंड. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. पटना यूनिवर्सिटी is recognized as an university of excellence. Patna University is recognized as an university of excellence. ये मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन आया. यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि आर्टिकल सही यूज किया गया या नहीं किया गया. यहाँ पर भी अगर यूनिवर्सिटी की बात करें तो यू से शुरू होता है. देखने में लगेगा कि ये सही है, बट ये गलत यूज है. यहाँ पे एंड यूज नहीं होगा, यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे ए. सो द करेक्ट सेंटेंस विल रीड लाइक दिस. पटना यूनिवर्सिटी इज रिकॉग्नाइज्ड एज ए यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सेलेंस. तो इस तरह के एरर्स प्रोनाउंसिएशन वाला जो मामला है उस पर बेस्ड आ सकता है. एक्सरसाइज जब हम लोग करेंगे तो इस तरह के जो भी क्वेश्चंस होंगे उस समय में भी मैं एक बार फिर रिवाइज करवा दूंगा आप लोगों को कि कैसे हम लोगों ने डिसाइड किया कि एरर कहां पर है. देन वी कम टू अनदर कॉन्सेप्ट ऑफ आर्टिकल. दिस इज इंपॉर्टेंट. ये दो कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. सिंपल एग्जाम्पल से आपको बताता हूं. अक्सर हम लोग क्या करते हैं, बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, बॉय. बॉय के पहले आर्टिकल लगाते हैं ए बॉय. नाउन के ठीक पहले बॉय और उस नाउन के ठीक पहले ए रखा गया चूंकि बॉय एक नाउन है. करेक्ट? इसमें कोई डाउट नहीं होगा. उसी तरह से स्टूडेंट एक सिंगुलर नाउन है,
यहाँ पे इसके पहले भी हम लोग लगाते हैं ए स्टूडेंट। लाइकवाइज हम लोग और क्या यूज कर सकते हैं, एन अम्ब्रेला। करेक्ट, यहां पर भी अम्ब्रेला के पहले एन लगाया गया, इसमें कोई डाउट नहीं है। कभी कभी क्या होता है फिर देखिए, हम ये भी जानते हैं कि नाउन के पहले जो वर्ड आता है वो ज्यादातर नाउन को क्वालिफाई करने वाला एडजेक्टिव होता है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस द वर्ड प्लेस्ड बिफोर ए नाउन इज एन एडजेक्टिव, ऐसा होता है। अब एग्जाम्पल लिखूंगा तो समझ में आएगा। जैसे बॉय है, बॉय के पहले हम लोग क्या लिखते हैं, गुड बॉय। उसी तरह से स्टूडेंट के पहले क्या लिखते हैं, इंटेलिजेंट स्टूडेंट। इस कॉन्सेप्ट को भी ठीक से समझिएगा। कभी कभी स्टूडेंट लोग क्रॉस करता है, क्वेरी करते हैं कि सर ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, इसके बारे में आप बताइए। अम्ब्रेला के पहले हम लोग लिख सकते हैं कलरफुल अम्ब्रेला। अब क्या हुआ, बॉय नाउन है, उसके पहले गुड क्या है, गुड इज एन एडजेक्टिव। स्टूडेंट नाउन है, स्टूडेंट के पहले इंटेलिजेंट क्या है, दिस इज अगेन एन एडजेक्टिव। अम्ब्रेला नाउन है, उसके पहले कलरफुल क्या है, ये भी एक एडजेक्टिव है। अब यहाँ पे बॉय चूंकि सिमिलर काउंटेबल नाउन है, स्टूडेंट भी सिमिलर काउंटेबल नाउन है और अम्ब्रेला भी सिमिलर काउंटेबल नाउन है। इसके पहले एक आर्टिकल की ज़रूरत है। तो चूंकि सिमिलर काउंटेबल नाउन है इसीलिए ए, एन या द तीनों में से कोई भी लग सकता है, लेकिन यहाँ पर ये इंडिपेंडेंट है ना, तो यहाँ पर द नहीं लगेगा। वी विल हैव टू डिसाइड बिटवीन ए एंड एन ओनली, ए और एन के बीच में ही डिसाइड करना होगा। अब देखते हैं कि यहाँ पर बॉय है लेकिन उसके पहले आने वाला वर्ड गुड है, तो हम लोग किसके हिसाब से यूज करेंगे, एडजेक्टिव के हिसाब से यहाँ पे आर्टिकल यूज करेंगे ए। जैसे सोनू इज ए गुड बॉय, तो यहाँ पे ए हम लोग यूज करेंगे। उसी तरह से यहाँ पर इंटेलिजेंट स्टूडेंट, यहाँ पर एडजेक्टिव इंटेलिजेंट है, इसके हिसाब से हम लोग क्या यूज करेंगे, एन यूज करेंगे। आर्टिकल क्या होगा, एन। लाइकवाइज कलरफुल, कलरफुल यहाँ पे एक एडजेक्टिव है और किससे शुरू हो रहा है, सी कॉन्सोनेंट से ये शुरू हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे एक कलरफुल अम्ब्रेला। सिर्फ जब अम्ब्रेला था तो हम लोगों ने क्या यूज किया था, एन। बट अब ये बदलकर ए हो गया। क्यों ए हो गया, क्योंकि यहाँ पे सी के हिसाब से ए यूज किया गया। Am I clear? ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं फिर, तो ये क्या कॉन्सेप्ट यहाँ पे बना, वो कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे आपके लिए पहले लिखता हूँ। अम्ब्रेला जो था वो क्या था, अम्ब्रेला एक नाउन था, राइट। नाउन के पहले हम लोग जानते हैं कि एडजेक्टिव आता है। जो एग्जाम्पल्स हैं उसमें गुड भी एक एडजेक्टिव है, इंटेलिजेंट भी एक एडजेक्टिव है और कलरफुल भी एक एडजेक्टिव है। तो नाउन के पहले क्या आया, नाउन के पहले आया एडजेक्टिव। क्लियर। अब जब आर्टिकल रखने की बात आई तो इसी एडजेक्टिव के हिसाब से हम लोग डिसाइड करेंगे कि यहाँ पर ए रखा जाएगा या एन रखा जाएगा। तो यहाँ पे आर्टिकल लिखते हैं हम लोग, आर्टिकल चाहे जो भी हो, बट दिस इज द कॉन्सेप्ट। अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव रहता है तो आर्टिकल इज डिसाइडेड on the basis of this adjective and not on the basis of the given noun. So this is a very good concept, a very useful concept जिसको दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। Any doubts? No. I suppose आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो ये था एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट नंबर 1. Then we are going to discuss another very good concept जिसको भी आप ठीक से समझने की कोशिश करेंगे। दिस इज कॉन्सेप्ट नंबर 2. इसका भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता हूं। सपोज
आपके लिए कोई चाय लेकर आता है, चाय के लिए यहाँ पे हमने वर्ड लिखा टी। चाय लेकर आया तो उसने कहा कि लीजिए चाय गरम है। गरम के लिए क्या वर्ड यूज करेगा? चाय की विशेषता क्या हुई? हॉट। टी यहाँ पे नाउन है और उसके पहले एडजेक्टिव लगा हॉट। आपने पूछा चाय गरम है, कितनी गरम है? वो कहेगा कि चाय बहुत गरम है, अभी मत पीजिएगा, नहीं तो आपके होंठ जल जाएंगे या आपकी जीभ जल जाएगी। उसने ये कहा, मीन्स चाय जो थी वो बहुत गर्म थी, तो गर्म के पहले हम लोग क्या लगाएंगे? वेरी। वेरी क्या है? वेरी इज एन एडवर्ब, राइट। चाय कैसी थी? उसकी विशेषता क्या थी? गर्म थी। और कितनी गर्म थी? गर्म के एडजेक्टिव की विशेषता बतलाने वाला वर्ड यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे ये एक एडवर्ब हुआ। लेकिन यहाँ पे हमको ये दिखाना पड़ेगा कि आर्टिकल यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे। तो यहाँ पे टी जो एग्जाम्पल लिया गया, टी कैसा है? टी तो अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसीलिए इसके साथ ए या एन हम लोग नहीं लगाएंगे। यहाँ पे हम लोग आर्टिकल लगाएंगे द वेरी हॉट टी, द वेरी हॉट टी। क्लियर? नाउ वी कम टू अनदर एग्जाम्पल। सपोज किसी लड़की के बारे में बात की जाती है और कहा जाता है कि वो सुंदर लड़की है। गर्ल के पहले हम लोग क्या लगाएंगे? गर्ल इज ए नाउन, उसके पहले हम लोग ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल लिखते हैं। और ब्यूटीफुल क्या है? ब्यूटीफुल इज एन एडजेक्टिव। जैसे ही ये कहा गया कि लड़की सुंदर है, तुरंत अगला क्वेश्चन होता है कि कितनी सुंदर है। तो सामने वाला जवाब देता है द गर्ल इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। एक्सट्रीमली, यहां पे ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है। गर्ल के पहले ब्यूटीफुल इज एन एडजेक्टिव और एडजेक्टिव के पहले यहाँ पे एक्सट्रीमली जो यूज किया गया वो एक एडवर्ब है। तो यहाँ पे जो आर्टिकल हम लोग यूज करेंगे वो फिर इस एडवर्ब के हिसाब से करेंगे। और यहाँ पे गर्ल चूंकि सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसीलिए एक्सट्रीमली के पहले हम लोग यहाँ पे एन लगाएंगे। जैसे शी इज एन एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल गर्ल। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इंग्लिश में अगर हम लोग कहें कि 10 सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करना है तो उसमें से एक कॉन्सेप्ट ये भी होगा। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट? अब हम लोग इसको टैबुलेट करते हैं, कैसे होगा। गर्ल क्या था? गर्ल एक नाउन है। नाउन के पहले ब्यूटीफुल या हॉट क्या था? ये एक एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव के पहले हम लोगों ने क्या यूज़ किया? ऊपर में वेरी एक एडवर्ब के रूप में, और एक्सट्रीमली भी एक एडवर्ब है। तो एडवर्ब, और इसके पहले हम लोग ज़रूरत के हिसाब से आर्टिकल यूज़ करते हैं। इट मे बी ए, इट मे बी एन, और इट मे बी द। तो ये दो इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला आपके सामने आया। आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन एंड आर्टिकल प्लस एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। इसको एक बार आप ठीक से देख लें। उसके बाद इस पर बेस्ड हम लोग दो एग्जाम्पल्स करेंगे कि ये कैसे होता है। उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। नाउ वी डिस्कस द एरर। इन्हीं दो कॉन्सेप्ट पर बेस्ड दो एग्जाम्पल्स अभी कर देंगे तो ये बिल्कुल फंडा क्लियर हो जाएगा। कभी भी आपको इस तरह के क्वेश्चन में डाउट नहीं आएगा। फर्स्ट एग्जाम्पल, she is a sincere student. She is a sincere student.
यहाँ पे हम लोग देखते हैं स्टूडेंट नाउन है, उसके पहले ये एडजेक्टिव है और इस एडजेक्टिव के हिसाब से यहाँ पे जो आर्टिकल यूज़ किया गया है ए, वो सही है। तो ये उस फर्स्ट रूल को फॉलो करता है, फर्स्ट कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है जो हम लोगों ने डिस्कस किया। तो यहाँ पर ए का यूज़ बिल्कुल सही है। सेकंड एग्जाम्पल क्या था? आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। एक और एग्जाम्पल, द राजधानी एक्सप्रेस, द राजधानी एक्सप्रेस इज ए फास्ट ट्रेन। द राजधानी एक्सप्रेस इज ए फास्ट ट्रेन। बहुत ही पॉपुलर एग्जाम्पल होगा ये। ट्रेन यहाँ पे नाउन है, उसके पहले एडजेक्टिव है फास्ट और उसके पहले आर्टिकल यहाँ पे सही यूज़ किया गया। किसके हिसाब से यूज़ किया गया? एडजेक्टिव फास्ट के हिसाब से। फास्ट चूंकि एफ से शुरू होता है इसीलिए यहाँ पर ए लिखा गया। तो ये था जो कॉन्सेप्ट 1 हम लोगों ने इस तरफ डिस्कस किया था, उस पर बेस्ड। नाउ वी डिस्कस ए कपल ऑफ एग्जांपल्स बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट 2। कॉन्सेप्ट 2 का पहला एग्जांपल है, एक मैगजीन आती है बैंकिंग सर्विसेज क्रॉनिकल। बैंकिंग सर्विसेज क्रॉनिकल इज ए वेरी यूजफुल मैगजीन। बैंकिंग सर्विसेज क्रॉनिकल इज ए वेरी यूजफुल मैगजीन। यहाँ पे देखते हैं मैगजीन एक नाउन है, उसके पहले यूजफुल क्या है? यूजफुल एक एडजेक्टिव है, उसके पहले वेरी यहाँ पे एडवर्ब है और एडवर्ब के पहले यहाँ पे आर्टिकल यूज़ किया गया ए। ए किसके हिसाब से यूज़ किया गया? ए यूज़ किया गया इस एडवर्ब वेरी के वी के हिसाब से। सो कॉन्सेप्ट नंबर 2 पर बेस्ड है, आर्टिकल प्लस एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। वन मोर एग्जाम्पल, Sushant Singh Rajput. I am very sad to write this line. Sushant Singh Rajput was an extremely talented actor. Sushant Singh Rajput was एन एक्सट्रीमली टैलेंटेड एक्टर। यहाँ पे अगर हम देखें और इस रूल को अप्लाई करते हैं तो एक्टर नाउन है, टैलेंटेड क्या है? टैलेंटेड एक एडजेक्टिव है, उसके पहले एक्सट्रीमली जो वर्ड यूज़ किया गया है। एक चीज़ और, जब एडवर्ब पढ़ेंगे तब उसको डिटेल में बताएंगे। वैसे ज़्यादातर जो एडवर्ब होते हैं उसमें एल वाई लगा रहता है। एडजेक्टिव में एल वाई लगाने पर एडवर्ब बन जाता है। जब एडवर्ब का चैप्टर डिस्कस किया जाएगा, टॉपिक डिस्कस किया जाएगा, उसमें डिटेल में बताऊंगा इसके बारे में। बट यहाँ पे एक्सट्रीमली को हम लोग मानते हैं कि ये एडवर्ब ही है और एडवर्ब के पहले यहाँ पे जो आर्टिकल है एन, ये सही यूज़ किया गया है। क्यों सही यूज़ किया गया है? क्योंकि यहाँ पे एक्सट्रीमली एडवर्ब है और ये चूंकि ई से शुरू होता है इसीलिए ई के हिसाब से यहाँ पर एन बिल्कुल सही यूज़ किया गया है। तो ये था 2 एग्जाम्पल्स। किस पर बेस था? ये बेस था जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट 2 डिस्कस किया था, आर्टिकल प्लस एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। इस तरह का जब भी एरर्स एग्जाम में मिलेगा या कहीं भी आप कोई भी सेट प्रैक्टिस करते हैं उसमें मिलेगा, तो यू विल बी डेफिनेटली डूइंग दीज एग्जाम्पल्स वेरी करेक्टली, उसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो ये था आज का डिस्कशन आर्टिकल पर। आर्टिकल में अभी और भी बहुत सी चीज़ें हैं बताने के लिए, लेकिन उसको हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। लेकिन जैसा कि पहले आपको बताया था कि लेक्चर ख़त्म होने के समय में कुछ वर्ड्स या कुछ मोटिवेशन वाली बातें होंगी। तो आज हम लोग पहले वर्ड्स डिस्कस करते हैं। आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू 5 important words
जो कि आज के द हिंदू के एडिटोरियल में था। मेरा एडिटोरियल का डिस्कशन भी आता है, उसमें भी अगर आप देखेंगे तो ये वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। जो वर्ड्स हैं वो मैं पहले यहाँ पे लिखता हूँ। 5 words from the Hindu editorial. From the Hindu editorial. कौन कौन से वर्ड्स हैं? आज का जो एडिटोरियल था इंडिया और चाइना के बीच में जो बॉर्डर पे झड़प चल रही है, उसमें जो जो चीज़ें हुई उस पर बेस्ड था। कैजुअलिटीज एक वर्ड था, दूसरा वर्ड है बी फिटिंग, थर्ड वर्ड इज एक्नॉलेज, फोर्थ वर्ड है फेस ऑफ। ये वर्ड नहीं है बल्कि ये एक फ्रेजल वर्ब है। और एक है वर्ड प्रीमेडिटेटेड। ये काफ़ी अच्छे वर्ड्स हैं, प्रीमेडिटेटेड। ये काफ़ी अच्छे वर्ड्स हैं जिसको कि मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगा। जब भी वर्ड हम लोग सीखते हैं तो 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। नंबर 1, एक तो उसका मीनिंग आपको पक्का पता होना चाहिए। नंबर 2, वो वर्ड किस कैटेगरी के हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से वो नाउन है कि प्रोनाउन है कि वर्ब है, ये आपको पता होना चाहिए। तब आपकी एक्यूरेसी इंग्लिश लैंग्वेज में काफ़ी बढ़ जाती है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उसका यूज़ क्या है, हम लोग उसको कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो 5 वर्ड्स हैं उसमें कैजुअलिटीज नाउन है, बी फिटिंग एक एडजेक्टिव है, एक्नॉलेज एक वर्ब है, फेस ऑफ के लिए हम कुछ पार्ट ऑफ स्पीच इसका लिख नहीं पाएंगे बिकॉज दिस इज ए फ्रेजल वर्ब, और प्रीमेडिटेटेड भी एक एडजेक्टिव है। मीनिंग वाइज अगर हम देखते हैं तो कैजुअलिटीज का मतलब होता है मरने वालों की संख्या। मरने वालों की संख्या पेपर में कई बार निकलता है। मान लीजिए कि किसी बस और ट्रक की टक्कर हो गई जिसमें 15 लोग मारे गए, तो पेपर में लिखेगा द कैजुअलिटीज इन दिस एक्सीडेंट वॉज एज हाई एज 15। मरने वालों की संख्या इस दुर्घटना में ज़्यादा थी। कितनी ज़्यादा थी? तो 15 लोग मर गए। तो वहाँ पे हम लोग इसको एज ए नाउन यूज़ करते हैं। सो कैजुअलिटीज मीन्स मरने वालों की संख्या। नेक्स्ट वर्ड है बी फिटिंग। बी फिटिंग मीन्स होता है, यह एडजेक्टिव के रूप में यूज़ किया जाता है। अभी मोदी जी ने इस वर्ड को यूज़ किया। क्या यूज़ किया कि चाइना अगर अपनी हरकतों से बाज नहीं आता तो मैं या भारत इसका बिल्कुल माकूल जवाब देगा। एक यहाँ पे एक उर्दू वर्ड है माकूल, हिंदी में अगर हम लोग बोलेंगे तो बेहद उपयुक्त। एकदम जो चीज़ सुटेबल होती है उसके लिए हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं बी फिटिंग। जैसे बहू ने सास को सही जवाब दिया, द डॉटर इन लॉ गेव ए बी फिटिंग रिप्लाई टू हर मदर इन लॉ। वहाँ पे हम लोग इस वर्ड को एज एन एडजेक्टिव यूज़ करते हैं। देन एक वर्ड है एक्नॉलेज। एक्नॉलेज का मतलब होता है मानना। ये वर्ब के रूप में यूज़ किया जाता है। आपने मेरी मदद की, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ और मैं मानता हूँ कि यू हेल्प्ड मी आउट इन द आवर ऑफ माई नीड। मेरे ज़रूरत के समय आपने मदद की और मैं इस बात को मानता हूँ। आई एक्नॉलेज दैट यू हेल्प्ड मी इन क्राइसिस। वहाँ पे हम लोग इसको एज ए वर्ब यूज़ करते हैं। ध्यान दीजिएगा कि सेंटेंस भी कैसे बनाया जाता है। वर्ब यूज़ कर रहे हैं। आई एक्नॉलेज, मैं मानता हूँ, दैट यू हेल्प्ड मी इन क्राइसिस, संकट में आपने मेरी मदद की। देन फेस ऑफ। फेस ऑफ एक फ्रेजल वर्ब है। फ्रेजल वर्ब का मतलब यहाँ पे ऑफ प्रीपोजिशन के रूप में लगा हुआ है। फेस ऑफ का मतलब होता है आमना सामना। आमना सामना भी होता है या आमना सामना करना भी होता है। करेक्ट। अभी जो सिचुएशन है, इंडिया और चाइना
दोनों के फोर्स आमने सामने हैं, एक दूसरे का मुकाबला कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम लोग इसी फ्रेजल वर्ब को यूज़ करते हैं। ए फेस ऑफ बिटवीन द टू फोर्सेज ऑफ इंडिया एंड चाइना इज देयर ऑन द बॉर्डर। तो यहाँ पे हम लोग फेस ऑफ को एज ए फ्रेजल वर्ब यूज़ करते हैं। एंड देन ये लास्ट जो वर्ड है प्री मेडिटेटेड, यहाँ पे हम लोग देखते हैं एक वर्ड है मेडिटेट, इसी से मिलता जुलता एक और वर्ड हम लोग जानते हैं। यहाँ पे क्या वर्ड है, यहाँ पे वर्ड है मेडिटेट, ये वर्ब है। एक और वर्ड है होता है मेडिएट, ये भी एक वर्ब है। स्पेलिंग में जरा सा डिफरेंस है बट मीनिंग वाइज दे आर इंटायरली डिफरेंट। मेडिटेट मीन्स होता है सोचना, ध्यान लगाना। मेडिटेशन इसी से बना हुआ वर्ड है, सोचना या ध्यान लगाने के लिए वर्ड है मेडिटेट। और मेडिएट का मतलब होता है बीच बचाव करना या मध्यस्थता करना, उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं मेडिएट। जैसे अमेरिका अक्सर प्रपोजल देता है कि भारत और पाकिस्तान के मामले में वी आर रेडी टू मेडिटेट, मैं तैयार हूं, वी आर रेडी टू मेडिएट, वहां पे हम लोग इस वर्ड को यूज करते हैं। मतलब अमेरिका तैयार है भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता करने के लिए। लेकिन ये जो वर्ड बना है ये मेडिटेट से बना हुआ है, सोच विचार करना, और उसके पहले चूंकि प्री लगा हुआ है इसीलिए इस वर्ड का मीनिंग क्या होगा, पहले से सोची समझी हुई चीज, पहले से सोची समझी गई। चाइना ने कहा है कि इंडिया का जो अटैक हमारे फोर्सेस पे हुआ है, दिस इज ए प्री मेडिटेटेड प्लान, ये पहले से सोची समझी गई योजना है। वहां पर हम लोग इसको एज एन एडजेक्टिव यूज करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थे 5 इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो आज के हिंदू एडिटोरियल से आपके लिए डिस्कस किए गए, आपके फायदा के लिए। ग्रामर के साथ साथ अगर कुछ वोकेबलरी का भी अगर एक्सरसाइज साथ में चलता रहता है तो वी फील इनरिच्ड, अच्छा फील होता है और हमारी मोनोटोनी भी कम होती है। उम्मीद है आज का ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। आर्टिकल में जो भी कॉन्सेप्ट मैंने आपसे डिस्कस किए उसको पूरी तरह से क्लियर करने की कोशिश की गई और उससे रिलेटेड कोई भी डाउट आपके दिमाग में शायद नहीं रहा होगा। अगर फिर भी कहीं पर कुछ थोड़ी बहुत कमी रह गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के उसका क्लैरिफिकेशन मेरे से ले सकते हैं। फिर अगले वीडियो में हम लोग फिर डिस्कस करेंगे आर्टिकल के आगे की, आर्टिकल में जो बची हुई चीज़ें हैं उसको। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नए कंटेंट्स के साथ। टिल देन, थैंक यू, गुड बाय।